चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले आपने ऑर्डर और डिग्री, ठीक, ऑर्डर और डिग्री निकालना सीख लिया था कि कोटि और घात कैसे बताते हैं, ये आपने जान लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब है अवकल समीकरण का व्यापक, जनरल का मतलब क्या होता है, व्यापक एवं विशिष्ट हल, ठीक है ना। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया जाएगा, पेपर में कहेगा कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए, डिफरेंशियल विशिष्ट हल बताइए। तो पहले देख लेते हैं कि व्यापक हल और विशिष्ट हल में अंतर क्या है, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अंतर क्या है। तो चलिए, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0 एक हमारे पास अवकल समीकरण है। अच्छा, इस अवकल समीकरण को अगर हल किया जाए तो हमको कोई समीकरण मिलेगा। किसी भी अवकल समीकरण को हल करने का मतलब होता है उसको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करेंगे तभी तो वह अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाएगा, ठीक, तभी तो उसका क्या रहेगा, इक्वेशन बनेगा वो। तो देखिए ध्यान से, अगर इसको हमने इंटीग्रेट करा, ठीक, अगर इसको हमने हल करा तो मान लीजिए हमको मिला y इक्वल टू a साइन x प्लस b। यह जनरल सॉल्यूशन है। अब देखिए ध्यान से, यह जो है यह इसका जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल है। अब क्यों व्यापक हल है? व्यापक हल में हमेशा स्वेच्छाचर होते हैं। अगर हमसे पूछे कि y इक्वल टू a साइन x प्लस b में बताइए कितने स्वेच्छाचर है, तो a और b है। आपको स्वेच्छाचर निकालना भी बताया गया था कि स्वेच्छाचर कैसे काउंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू ऑर्डर, इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू कितना होता है, n। कहने का मतलब ये है कि जिस कोटि की हमारा अवकल समीकरण होगा, जिस कोटि का हमारा अवकल समीकरण होगा, उसी अगर 2 कोटि का है, अगर इसका हम ऑर्डर पूछे कि कितने कोटि का है, तो बताइए कितने कोटि का है, 2 का है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो इसके व्यापक हल में भी कितने आपको स्वेच्छाचर मिलेंगे, तो 2 मिलेंगे। ये आपको पहले बताया जा चुका है कि जितने स्वेच्छाचर होते हैं उतने ही कोटि का हमारा अवकल समीकरण भी होता है। अच्छा, अब यहाँ पर a और b हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था जिसका वैल्यू अननोन था। लेकिन अगर यहां पर देखें कि y इक्वल टू 3 साइन x प्लस b, यह एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्यों पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? क्योंकि इसमें स्वेच्छाचर की संख्या क्या है, 0 है, मतलब स्वेच्छाचर है ही नहीं। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अगर किसी भी हल में अगर हमारा कोई अवकल समीकरण है, उसका हल 2 होता है, या तो व्यापक हल या तो विशिष्ट हल। विशिष्ट हल में स्वेच्छाचर नहीं होंगे, जबकि व्यापक हल में उतने ही स्वेच्छाचर होंगे जितनी कोटि का हमारा अवकल समीकरण है। आई होप आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में आइडिया लग गया होगा, ठीक। तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, आगे आपको हेडिंग लगाना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दोज जनरल हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ठीक। कहने का मतलब है दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। मतलब अगर आपको व्यापक हल दिया है, उसका अगर आपको अवकल समीकरण बनाना है, तो किसी व्यापक हल का अगर आपको अवकल समीकरण बनाना है, तो देखिए ध्यान से, आपको बताया गया कि अगर कोई आपके पास व्यापक हल है तो उसमें पहले तो खोजिए कि कितने स्वेच्छाचर है। जितने स्वेच्छाचर होंगे उतनी ही बार आपको उसको अवकलन करना है और उतनी ही कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। ये आपको हमेशा माइंड में सेटअप करके रखना है। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने लिया कि माना x² प्लस y² इक्वल टू r²। बताइए किसका समीकरण है, वृत्त का समीकरण है। अच्छा, रेडियस अगर आपको नहीं पता है, तो बताइए रेडियस हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन इसका सेंटर क्या है, 0 0 है, ठीक, मूल बिंदु है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमको रेडियस नहीं पता है, ठीक। 1 यूनिट का, 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, 4 यूनिट का, किसी भी यूनिट का हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो बताइए x² प्लस y² इक्वल टू r²। तो बताइए यह क्या फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब रेडियस अगर बदलता जाए तो यह फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वृत्त के एक समुदाय, एक परिवार को रिप्रेजेंट करेगा। यही तो मीनिंग निकला यहाँ से। अब यहाँ पर देखें r को, अब यहाँ पे पढ़ते हैं, वह r को विभिन्न मान देने पर हमें कुल भिन्न सदस्य प्राप्त होते हैं, जैसे दिस इज एटसेट्रा। इस प्रकार पहला, ऐसे सकेंद्रीय वृत्तों को कुल को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे सकेंद्रीय वृत्त होंगे तो इसके कुल मतलब परिवार, ठीक, परिवार को प्रदर्शित करेगा, ठीक।
जिनका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या बदल रही है। सही बात है। हम चाहते हैं कि इस कुल के, इस परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट किए जाने वाले अवकल समीकरण ज्ञात करें। अवकल समीकरण ज्ञात करें जो आर से मुक्त हो, क्योंकि कुल के विभिन्न सदस्यों के लिए आर का मान भिन्न है। मतलब कुल के अगर सभी सदस्य को हम बनाना चाहें तो आर का मान डिफरेंट होगा, तो हमको बहुत सारे इक्वेशन लिखना पड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि आप एक ऐसा समीकरण बना दीजिए कि वो फैमिली ऑफ सर्कल को ही रिप्रेजेंट करे, लेकिन हमको आर के डिफरेंट वैल्यू न देनी पड़े। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है, व्यापक हल के समीकरण में जितने स्वेच्छाचार पद होते हैं, अवकल समीकरण बनाने के लिए उस व्यापक हल को उतनी ही बार अवकलित करते हैं। ठीक, ये बात आपको पता है। अब यहाँ पर नोट, किसी वक्र कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कोटि उतनी ही होती है जितने की उस वक्र के संगत समीकरण में स्वेच्छ अचर होते हैं। अब यहां से इस टोटल जो हेडिंग का कंक्लूजन जो निकला, यहां पर हम यह कंक्लूड कर पाए हैं कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? वृत्त के परिवार को रिप्रेजेंट करता है। तो वृत्त के परिवार को रिप्रेजेंट करता है तो आर के डिफरेंट वैल्यू के लिए वृत्त के परिवार को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम एक ऐसा समीकरण चाहते हैं कि वो उस समीकरण में कोई वेरिएबल ना हो, ठीक, वह टोटली उसको रिप्रेजेंट करे। ठीक, तो टोटली उसको रिप्रेजेंट करे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? आर स्क्वायर। इसमें अगर हम आपसे पूछे बताइए कितने स्वेच्छाचार है, तो केवल आर स्वेच्छाचार है। ठीक है ना, केवल आर स्वेच्छाचार है। तो उसको अगर एक बार हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमको जो अवकल समीकरण मिलेगा वह क्या होगा, वह वृत्त के सभी परिवार को रिप्रेजेंट करेगा। तो बताइए वह क्या हो गया, एक यूनिक हो गया। अब उसमें तो कोई वेरिएबल नहीं है कि उसमें कोई आर है, आप आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसको डीडीएस करेंगे 2x मिलेगा, इसको क्या करेंगे तो 2y dy बाई dx इक्वल टू कितना 0। अब यह जो अवकल समीकरण हमको मिल गया, यह अवकल समीकरण इस वृत्त के सभी परिवार को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब यहां से कंसेप्ट इतना निकला कि किसी भी व्यापक समीकरण को अगर हमको अवकल समीकरण में बदलना है तो उसमें देख लें कि कितने स्वेच्छाचार होंगे उतने बार अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की विधियां। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की विधियां। तो आप लोगों के जो सिलेबस में है, ठीक, आप लोगों के जो सिलेबस में है, तो प्रथम कोटि होना चाहिए और एक घात भी होना चाहिए। अवकल समीकरण को हल करने की विधियां, मतलब अगर अवकल समीकरण को हल करके, या तो अब बताइए अवकल समीकरण को आप अगर हल करेंगे, ठीक, तो अवकल समीकरण को हल करके आप क्या बनाएंगे? ठीक, अवकल समीकरण को हल करके या तो आप व्यापक हल लाएंगे या तो विशिष्ट हल लाएंगे। यही तो दो पॉसिबिलिटी है, यही आपको बताई गई। ठीक, तो अगर यही दो पॉसिबिलिटी है और इसी में से आपको कोई वैल्यू चाहिए, तो एक घात वाले और एक कोटि वाले अवकल समीकरण को अगर हल करके अगर आपको उसका व्यापक हल या विशिष्ट हल चाहिए तो देखिए तीन विधियां होती हैं फाइंड आउट करने की। अच्छा, आपके क्लास 12th में एक घात और एक कोटि का ही इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, जब आगे आप पढ़ाई करेंगे, ठीक, ग्रेजुएशन करेंगे, बीटेक वगैरह करेंगे, तब वहां पर आपको ठीक अलग अलग ऑर्डर के मिलेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में एक घात और एक कोटि का है। अब देखिए एक घात और एक कोटि का अगर अवकल समीकरण, उसको हल करने की तीन विधियां होती हैं। पहली विधि होती है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, दूसरा है समघाती अवकल समीकरण और तीसरा है रैखिक अवकल समीकरण। यही तीन अगर आप पढ़ लेते हैं, आपका ये टोटल चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है। तो चलिए एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल सेपरेबल। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल सेपरेबल कहने का मतलब क्या है, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को हल तो करेंगे लेकिन वेरिएबल सेपरेट करके, मतलब यक्स वाले को अलग साइड, वाई वाले को अलग साइड, यही तो हुआ वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हमने मान लिया कि माना dy बाई dx इक्वल टू हमारे पास fxy कोई फंक्शन है। fxy फंक्शन का मतलब xy में कोई फंक्शन है, कोई अवकल समीकरण है। यदि fxy को गुणनफल के रूप में hx इंटू gy में अगर हम ब्रेक कर ले, मतलब जो आपके पास फलन fxy है, अगर आप उसको hx इंटू gy में ब्रेक कर लेते हैं तो बताइए hx अलग हो गया, gy अलग हो गया। ठीक, अगर ये दोनों सेपरेट हो गए
अगर ये दोनों सेपरेट हो गए तभी तो आप सेपरेशन का तरीका लगा सकते हैं। ठीक, तो अगर ये सेपरेट हो गए तब लिख दिया जाए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो बताइए क्या हम लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एच एक्स इंटू जी वाई। ठीक, तो पृथक्करणीय चर वाला समीकरण कहलाता है। ठीक, तो अलग अलग हो गया तो हम कहेंगे पृथक्करणीय चर वाला अवकल समीकरण कहलाता है। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एच एक्स इंटू जी वाई, देन dy बाई में जी वाई, तो जी वाई को हमने एक साइड कर लिया। ठीक, एच एक्स इंटू डी एक्स, तो आपको क्या करना है, y को एक साइड कर लेना है और एच एक्स को एक साइड करना है। मतलब y को आप क्या करेंगे, बाएं तरफ कर लेंगे और x वाले वेरिएबल्स को क्या करेंगे, दाहिनी तरफ कर लेंगे। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पृथक्करणीय विधि में हम क्या करते हैं, चर राशियों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। अब दोनों चर राशियां अलग अलग सेपरेट हो गई, तो बताइए इसका अगर आपको हल चाहिए तो हल कैसे मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हल करने का मतलब है उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो उसको एक बार यहाँ पे इंटीग्रेट हमने किया, एक बार इंटीग्रेट किया, तो दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, तो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट किया, तो बताइए डी वाई बाई में जी वाई, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करने पर हमको कैपिटल जी वाई मिला। ठीक, अच्छा इसका करने पर हम मान लेते हैं कैपिटल एच एक्स मिला, और इंटीग्रेट करने पर एक वेरिएबल आता, कांस्टेंट ऐड हो जाता है, तो प्लस में सी हो गया। ठीक, नाउ वी आर एबल टू सॉल्व। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इतना जानने के बाद, ठीक मतलब वेरिएबल जानने के बाद, वेरिएबल सेपरेबल जो तरीका है वो जानने के बाद, ठीक, नाउ वी आर एबल टू, ठीक, सॉल्व एक्सरसाइज 9.4। आप अब एबल हो गए हैं जो आपका एक्सरसाइज है 9.4 उसको सॉल्व करने के लिए। तो आप 9.4 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो 9.4 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं उस पर बेस्ड। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अवकल समीकरण, जैसे अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर और बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसको सेपरेट कर लीजिए, तो dy बाई में क्या लिख लेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर, dx बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स वाई, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिला tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। अब यह आपको क्या मिल गया, यह आपको इसका आंसर मिल गया। यही क्या है, व्यापक हल है। क्यों व्यापक हल है, इस व्यापक हल में कितने स्वेच्छाचर है, तो सी है, एक स्वेच्छाचर। अगर ये एक स्वेच्छाचर है, इसका मतलब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो अवकल समीकरण बनेगा उसकी कोटि कितनी होगी, एक होगी। तो देखिए dy बाई डी एक्स यही तो है, तो डिफरेंशिएट करने इसको डिफरेंशिएट यही आपको तो मिलेगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेट करने पे मिला तो डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा। ठीक, तो देखिए इसमें एक स्वेच्छाचर है, तो इससे अगर इसका अवकल समीकरण बनाएंगे तो बताइए एक ही कोटि का बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर अगर एक है तो बताइए कोटि स्वेच्छाचर भी एक है। तो अब आप एबल हो गए हैं किसको सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व करने के लिए एबल हो गए हैं 9.4, जो आपका 9.4 प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है। ठीक, नाउ यू कैन सॉल्व इजिली। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं और दूसरे मेथड की बात करते हैं, जो 9.5 में हमको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए 9.5 के जो क्वेश्चंस हैं, अब देखिए दूसरा, ठीक पहला हमने देख लिया, ठीक पृथक्करणीय चर वाला मेथड। दूसरा है समघाती अवकल समीकरण। समघाती अवकल समीकरण किसे कहेंगे, ठीक, और कैसे समघाती अवकल समीकरण के मेथड से हम किसी भी अवकल समीकरण को हल करेंगे, ठीक वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि समघाती फलन क्या होता है। समघाती फलन क्या होता है, जब तक आप पहचान नहीं लेंगे कि समघाती फलन क्या होता है, तब तक आप समघाती अवकल समीकरण को अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे समघाती फलन के बारे में कि व्हाट इज द होमोजीनियस फंक्शन। ठीक, होमोजीनियस फंक्शन आखिर होता क्या है। तो समघाती फलन, तो ध्यान से देखिए समघाती फलन क्या होता है। फलन एफ एक्स वाई n घात वाला समघाती फलन कहलाता है यदि किसी सुनितर अचर लैम्डा के लिए, सुनितर अचर का मतलब होता है कि लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, लैम्डा के लिए एफ लैम्डा एक्स, लैम्डा यहाँ पे लैम्डा एक्स और यहाँ पे लैम्डा वाई इक्वल टू आपको मिल जाए लैम्डा के पावर n और एफ एक्स वाई। ठीक, अब यहाँ पर इंग्लिश में भी वही चीज लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। हमारे पास एक एक्स वाई में एक फलन है एफ एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। चेक इट इज होमोजेनियस फंक्शन, करे कि चेक करिए कि यह समघाती फलन है। ठीक, अब यहाँ पर आंसर देखते हैं। एफ एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई। तो बताइए एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, लैम्डा एक्स से। वाई से किसको रिप्लेस करेंगे, लैम्डा वाई से। तो वाई को रिप्लेस लैम्डा वाई, तो जहां जहां वाई हो वहां पे लैम्डा वाई रख दीजिए। लैम्डा वाई का होल स्क्वायर वो स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 2। अब बताइए एक्स, ये लैम्डा एक्स, यहाँ पे लैम्डा वाई। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई हमको क्या मिल जाएगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई मिल गया।
अब देखिए हमको यहाँ पे फाइनल क्या मिला, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई और लैम्डा के पावर 2 और एफ एक्स वाई। तो बताइए इस अगर फॉर्मेट का आपको मिल गया तो डिफिनेशन तो यही था, डिफिनेशन यही था कि एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई करने पर अगर आपको लैम्डा के पावर एन और यहाँ पे एफ एक्स वाई मिल जाए तो उसको हम समघाती फलन कहेंगे। अतः एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या है, समघाती फलन है। ठीक, अच्छा किस घात का समघाती फलन है, तो बताइए किस घात का, तो यहाँ पे लैम्डा के पावर कितना है, 2, लैम्डा के पावर जितना होगा उस घात का समघाती फलन होगा। ठीक, तो ये अभी हमने डिस्कस किया समघाती फलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला एग्जांपल है हमारा इज इट एफ एक्स वाई इक्वल टू कास वाई बाई एक्स समघाती फलन है। आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है क्या समघाती फलन है। तो फिर वही काम करते हैं, एफ एक्स वाई इक्वल टू कास वाई बाई एक्स है तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू कास लैम्डा वाई लैम्डा एक्स हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई का मतलब ये होता है कि फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसको रिप्लेस कर दीजिए लैम्डा एक्स से। ठीक, फंक्शन में जहां जहां वाई है उसको रिप्लेस कर दीजिए लैम्डा वाई से। तो यहाँ पर वाई है तो यहाँ पे लैम्डा वाई हो जाएगा और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे लैम्डा एक्स हो, लैम्डा लैम्डा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो कैंसिल आउट हो गया तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू हमको मिल गया कास वाई बाई एक्स। बताइए लैम्डा के पावर 0 हम तो इधर लिख सकते हैं। ठीक, तो लैम्डा के पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा हो गया लैम्डा के पावर 0 एफ एक्स वाई। तो बताइए हमको किस फॉर्मेट में हमेशा लाना होता है समघाती फलन बोलने के लिए, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा के पावर एन एफ एक्स वाई। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा बन गया एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई और यहाँ पे लैम्डा के पावर 0 और यहाँ पर एफ एक्स वाई। तो यहाँ पे लैम्डा के पावर 0 है तो अब यह हमारा क्या है, समघाती फलन है। ठीक, यह क्या हो गया, हमारा समघाती फलन हो गया। अच्छा अगला एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स कास वाई समघाती फलन है कि नहीं आपको बताना है। तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस करिए। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा के पावर 0, अब यहाँ पे साइन लैम्डा, यहाँ तो कॉमन नहीं हो सकता साइन लैम्डा एक्स और साइन लैम्डा वाई। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या बताइए एफ लैम्डा एक्स एफ लैम्डा वाई एफ लैम्डा एक्स एफ लैम्डा वाई, अब यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा के पावर 0 एफ एक्स वाई। ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स वाई, क्योंकि इसको आप एफ एक्स वाई लिख ही नहीं सकते, इसको आप एफ एक्स वाई लिख ही नहीं सकते, जबकि हमको प्रूव करना होता है कि आपको समघाती फलन अगर बताना है तो किस फॉर्मेट का होना चाहिए, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा के पावर एन एफ एक्स वाई, जहां लैम्डा क्या हो, सुनितर अचर हो। सुनितर अचर का मतलब ये होता है कि नेगेटिव वैल्यू न होने पाए, नेगेटिव वैल्यू न होने पाए। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू न होने पाए। ठीक, बस ये आपको माइंड में रखना है। ठीक, तो देखिए लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट, लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब लैम्डा जो होना चाहिए आपका नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पर ये हमको मिल गया। ठीक, अच्छा ये मिल गया, आगे चलिए। अतः एफ एक्स वाई समघाती फलन नहीं है। समघाती फलन जानने का दूसरा तरीका देखिए ध्यान से क्या है, तो समघाती फलन आपको बताना है तो समघाती फलन जानने का दूसरा तरीका क्या है, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स के पावर एन जी वाई बाई एक्स या एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई के पावर एन जी एक्स वाई। अगर इस फॉर्मेट में अगर फंक्शन को आप लाते हैं तो हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है, समघाती फलन है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, क्या एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy समघाती फलन है, समघाती फलन है क्या, समघाती फलन है। तो देखते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या समघाती फलन है। तो अब यहाँ पर एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, तो अब यहाँ पर एफ एक्स वाई या तो आप एक्स का मैक्सिमम पावर लगाए या तो वाई का पावर लगाए। अगर आपने एक्स का मैक्सिमम पावर लगाया, ठीक, अब अगर आपने एक्स का मैक्सिमम पावर लगाया तो यहाँ पे फंक्शन जो आएगा वाई बाई एक्स करके आएगा। अगर आपने वाई का मैक्सिमम पावर लगाया तो फंक्शन जो आएगा एक्स बाई वाई करके आएगा। यही कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं एफ एक्स वाई इतना टोटल है, तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये वाई स्क्वायर और यहाँ पे 2y बाई एक्स बनेगा। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं तो डिवाइड लग जाएगा और यहाँ पे एक एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे एक एक्स का डिवाइड लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर अब आपको मिल गया कि एक्स स्क्वायर, अब बताइए वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, तो बताइए ये जो फंक्शन है क्या एक ऐसा फंक्शन हो गया जो वाई बाई एक्स में फलन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जी वाई बाई एक्स, क्या हो गया, जी वाई बाई एक्स। अतः एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स के पावर एन जी वाई बाई एक्स टाइप का है, अतः समघाती फलन है। ठीक, तो बताइए समघातीय फलन हो गया। अच्छा कास वाई बाई एक्स देखते हैं, तो इसको आप कास वाई बाई एक्स है तो एक्स की पावर 0 जी वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक, अतः समघाती फलन है। तो यह क्या है, शून्य घात वाला समघाती फलन है। ठीक, अच्छा एफ एक्स वाई, ठीक, एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई साइन एक्स प्लस में क्या है, कॉस वाई, साइन एक्स प्लस में क्या है,
कॉस वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई जीरो साइन ए। अब यहाँ तो आप जी वाई बाई एक्स के फंक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अभी एक्स वाई वाई तो यहाँ तो कॉमन नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पर कॉमन नहीं हो सकता, तो अब ये क्या है, समघाती फलन नहीं है। तो ये यहाँ पे जो ये तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस की, इसके पहले तीनों क्वेश्चन हमने कैसे डिस्कस किए थे, ये तीनों क्वेश्चन हमने एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से डिस्कस किए थे। इस बार हमने एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स के पावर एन जी वाई बाई एक्स से, या एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई के पावर एन जी एक्स बाई वाई से हमने डिस्कस किया। तो ये हमने देखा कि कोई फलन हमारा समघाती फलन है या समघाती फलन नहीं है, ठीक। तो एक बार फिर से समघाती फलन देख लेते हैं। तो देखिए समघाती फलन का डिफिनेशन क्या है कि एफ एक्स वाई n घात वाला समघाती फलन कहलाता है यदि किसी सुनितर अचर लैम्डा के लिए एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा के पावर n एफ एक्स वाई हो, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक। तो जो लैम्डा होना चाहिए वो लैम्डा की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो लैम्डा की वैल्यू जीरो ना हो, ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू क्या हो, जीरो ना हो, बस आपको इतना माइंड में सेटअप करके रखना है। और लैम्डा के पावर जो होगा उसी घात का वो समघाती फलन कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमने टोटल डिस्कस कर लिया कि समघाती फलन क्या होता है। इसके बाद अगले सेशन हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फलन समघाती फलन है तो उसको हल करने की विधि क्या होती है।